गरीब मैकेनिक का बेटा कार गैराज। काशी नामक गांव में नीतीश नाम का एक मैकेनिक था। उसके बहुत सालों के मेहनत के बावजूद वो खुद से मैकेनिक शॉप नहीं खोल पाया। एक दिन शहर से आए हुए उसके बेटे हर्षा शेड में काम करते हुए, पापा कितने दिन से ऐसे पुराने शेड में काम करोगे? मैं एक नया शेड बनवाऊं? अरे बेटा, ये गैरेज मेरे दिल के बहुत करीब है। इसकी वजह से मैंने 4 पैसे कमाए और तुम्हें पढ़ाया। वैसे तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो? घर पे तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ। नहीं नहीं, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। जो भी खाना बनाया है वो मेरे मुंह में ठूसने लगेगी। वैसे मुझे यहाँ एक काम है। तब वहाँ उस गाँव के धनवान का बेटा पटेल आया। ओए नीतीश, कितने दिन मेरे कार के रिपेयर करोगे? गांव में एक ही मैकेनिक हो, उसका चौड़ दिखा रहे हो क्या? मर्यादा से बात कीजिए। चौड़ नहीं दिखा रहे, लेकिन आपके कार को रिपेयर करना सिर्फ इनको पता है। वैसे बड़े कार को ध्यान से रिपेयर करना पड़ता है, नहीं तो आप ही का नुकसान है। कौन है ये मूर्ख जो उटपटांग बोल रहा है? ये मेरा बेटा है, शहर में अच्छी नौकरी कर रहा है। कल ही घर आया है और ऐसे ही शेड में मेरा हाथ बटा रहा है। तुम्हारे घर का गपशप मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारे बेटे ने कोई बड़ा काम नहीं किया होगा जो मुझे जानना है। तुम्हारी तरह किसी शेड में काम कर रहा होगा। शक्ल देखा है आईने में? इतने में पटेल को एक फोन आता है। उसे उठाकर पटेल, हाँ हाँ माँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ, कहकर निकल जाता है। घर जाते ही पटेल की माँ, बेटा खबर आई है कि घर पे इनकम टैक्स रेड होगा। तुम सारा सोना और जायदाद के पेपर्स कार में ले जाओ और उस नीतीश के गैराज के पास रहो। हमारे जायदाद को पुलिस क्यों हड़प लेगी माँ? ये सुन के पटेल के पिताजी, उल्लू के पट्टे, उसमें बहुत सारा काला धन है और दूसरों के पैसे भी हैं। ये सब मिल गया तो हम लुट जाएंगे, ऊपर से जेल भी जाना पड़ेगा। इतने में पुलिस वहां पहुंचती है, वहां के लोगों को घेरती है और घर की तलाशी लेकर सारे पेपर्स को और सोने को हड़प लेती है। पटेल के पिताजी, साहब इस बार के लिए छोड़ दीजिए, आप जितना चाहे उतने पैसे ले लीजिए, प्लीज प्लीज। देखिए हमारे सीनियर ऑफिसर आने वाले हैं, ये सब उनको बताइए। तब हर्षा वहां पहुंचता है। एसआई रेड में पकड़े हुए सारे सोने और पैसों को उसे दिखाता है। हर्षा को देखकर पटेल, ओए तुम वो मैकेनिक नीतीश के बेटे हो ना? पापा फिक्र मत करो, इसको थोड़े पैसे खिला दोगे तो ये चला जाएगा। देखो मिस्टर, हमारे ऑफिसर के बारे में ऐसे बोलने के लिए तुम्हें 2 साल की सजा हो सकती है। पता है, वो हमारे लिए ही नहीं तुम्हारे लिए भी सर है। उनसे तुम तड़ाक करोगे तो हाथ पैर तोड़ के रख देंगे, खबरदार। पटेल के पिताजी पटेल को खींच के थाप देकर मारते हैं। बेवकूफ कहीं के, ये तुम्हारी तरह बाप की जायदाद का मजा नहीं ले रहे। मैकेनिक के बेटे होने के बावजूद मेहनत करके स्कॉलरशिप में पढ़ाई की और आज इतने बड़े ऑफिसर बन गए, कहकर हर्षा को अपने जायदाद की पूरी समस्या बताता है। साहब आप ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हो। सर, मैं आपको बचपन से जानता हूँ, मुझे आपके बारे में पता है, लेकिन मैं अपने काम को धोखा नहीं दे सकता। आप पहले पूरा टैक्स भरिए, दूसरों के पैसे भी वापस करिए और उनका डिटेल्स हमें दीजिए, तब हम उनको भी रेड करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए। ये हेल्प काफी है सर, कहकर हर्षा को पूरी डिटेल्स बताता है। सॉरी सर, आपके बारे में गलत बात किया मैंने। इट्स ओके ब्रदर, कहकर पुलिस वालों के साथ वहां से निकल जाता है। गैस सिलेंडर रिस्टोरेशन। उमापुर के गांव में हरि कहकर एक वेल्डर रहता था। वो लोहे की सामान का वेल्डिंग करता रहता था। हरि के शॉप में विजय कहकर और एक लड़का भी वेल्डिंग करता था। विजय बचपन से ही बहुत मेहनत करता था, लेकिन हरि उनको अच्छे से पैसा नहीं देता था। इतना ही नहीं बल्कि विजय की बहुत बेइज्जती भी करता था।
एक दिन दो कस्टमर शॉप में आए थे। तब विजय हरी से, भाई मैं आपसे इधर काम नहीं करना चाहता हूँ भाई, मैं खुद का एक शॉप लगाना चाहता हूँ। इतने साल तक तुम्हारे पास काम करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ पैसा दोगे तो अच्छा रहता है भाई। ये तो बहुत बढ़िया विचार है विजय। इधर के बहुत गांवों को खाली हरी का ही एक वेल्डिंग शॉप है, इसलिए हरी का भी ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए हरी भी आजकल ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है। तुम भी शॉप लगाओगे तो हरी को भी थोड़ा भाड़ा कम हो जाएगा। तब हरी मन में, अबे ओए विजय, तुम बहुत होशियारी से कस्टमर्स के सामने कहकर मेरा मुंह बंद करा दिया। देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे धोखा देता हूँ। सोचकर विजय से, विजय बचपन में तुम एक अनाथ हो और तुमको मैंने ही काम सिखाया और एक रास्ता दिखाया, लेकिन तुमको भी पता है ना कि हमारे वेल्डिंग की काम में इतना फायदा नहीं होता है, इसलिए मैं तुमको पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे पास एक पुराना गैस सिलेंडर है, वो भी तुम्हारे साथ ही मिला है, वही तुम्हारा संपत्ति समझकर लेके जाओ, बस इतना मैं कर सकता हूँ। तब मन में विजय, कंजूस कहीं का, मुझे 15 साल उपयोग करके ये पुराना सिलेंडर देते हो। ठीक है, जो भी है तुमसे छुटकारा पाना ही बड़ी बात है, सोचा। हरी ने एक पुराना घटिया सिलेंडर को ले आकर उसे दिया। विजय उसे घर लेके गया। अब विजय के पास उनकी प्रेमिका कीर्ति आई। विजय कीर्ति को हरी ने दिया हुआ सिलेंडर को दिखाया। विजय चलो जाकर उस हरी को मार देते हैं। इतना साल काम करवा के तुमको एक डब्बा सिलेंडर देता है, मुझे तो रोना आ रहा है। तुम शॉप कब लगाओगे? मैं अपने प्यार के बारे में पिताजी को कब बताऊंगी? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है विजय, ये सिलेंडर मेरे मजाक उड़ा रहा है जैसा दिख रहा है। कहकर उस सिलेंडर को पैर से लात मारी। वो सिलेंडर नीचे गिरा, लेकिन कुछ लोहे का आवाज नहीं आया। ये क्या, नीचे गिरने से भी लोहे का आवाज नहीं आया? एक बार देखो। तब सिलेंडर को देखकर विजय, ये तो जंग नहीं है कीर्ति, मिट्टी, ऑयल और गंध है। इतनी पुरानी सिलेंडर को जंग नहीं लगा है बोले तो ये प्लास्टिक का तो नहीं है ना? कहकर उसे बाहर ले जाकर उसे रिस्टोरेशन किया। तब वो एक सोने के सिलेंडर जैसा चमकने लगी। उसे देखकर दोनों चौंक गए। इससे हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। तुम्हारे मुंह रे बेवकूफ, वो हरी ने क्या कहा? जब तुम अनाथ थे तब तुम्हारे साथ वो सिलेंडर भी मिला है कहा था ना, तो उसे तुम मिले हो कहकर क्यों सोचना है? वो तुमको किडनैप भी तो किया होगा। तुम्हारे साथ ये सोने का सिलेंडर मिला है तो तुम्हारे माँ बाप कितने अमीर होंगे। जाकर उस हरी को अच्छे से मारो, तब वो सच बताएगा। तब विजय और कीर्ति दोनों मिलकर हरी के शॉप के पास गए थे। उधर एक 10 साल का बच्चा, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मम्मी पापा के पास लेके जाओ कहकर रोने लगा। उनको देखकर बच्चे से विजय, बेटा कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो? अंकल, कल रात में अपने मम्मी डैडी के साथ मंदिर देखने के लिए आया था। मैं रात कमरे में सो गया था, लेकिन सुबह उठकर देखा तो मैं इधर आया हूँ कहकर रोने लगा। तब हरी को पकड़कर विजय, क्यों रे, मुझे बचपन में किडनैप किया, वैसे ही इस बच्चे को भी किडनैप किया है क्या? तो तुम्हारे जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों को किडनैप करते हो, बदमाश कहीं का, कहकर उसको खूब पीटने लगा। अरे विजय क्या बक रहे हो, मैं किडनैप क्यों करूंगा, कह रहा था। तब उधर पुलिस आए और हरी को पकड़कर खूब पीटे। सर प्लीज सर, मुझे मत मारो, मैं सच बोलता हूँ, उस बच्चे को मैंने ही किडनैप किया। वैसे ही विजय को भी 15 साल पहले बिजनेसमैन वरदान साहब के घर से किडनैप किया था सर। तब पुलिस हरी को अरेस्ट करके लेके गए। अगले दिन विजय और कीर्ति को एसआई बिजनेसमैन वरदान के घर लेके गया और वरदान जी को हरी के बारे में सब कुछ कहा। तब वरदान और उनके परिवार वाले उनके बेटे विजय वापस मिलने पर बहुत खुश हो गए थे। बाद में कुछ दिनों के बाद विजय और कीर्ति की शादी भी बहुत धूमधाम से किए थे। रतनपुर का गांव खेती के लिए बहुत मशहूर था। उस गांव में ज्यादा लोग खेती बाड़ी करते हुए जिंदगी गुजारते थे। कुछ लोग सब्जी उगाते थे, कुछ लोग अनाज, तो कुछ लोग घने, ऐसे कई तरीके के खेती करते थे। उस गांव का युवक तो नजदीक के शहर में पढ़ते थे। एक बार असेंबली का चुनाव भी आया था। नेता लोग उस गांव में आकर किसानों को उनको ही वोट डालने के लिए पूछ रहे थे। सारे किसान उनका वोट हरिनारायण को ही डालने के लिए तय कर लिए थे।
हरिनारायण उस गांव को आया और लोगों से मिलकर वोट डालने के लिए पूछ रहा था। उस दिन उस मीटिंग में हरिनारायण लोगों से, आप सब लोग मुझे वोट डालकर मुझे जिताकर एमएलए बनाएंगे तो किसानों की फसल को ज्यादा भाव और ज्यादा फायदा लाता हूँ। आपकी गाँव को जो भी समस्या आएगा तो मैं खुद आकर परिष्कार करता हूँ, दया करके मुझे ही वोट दीजिए। तब सब लोग, ठीक है हरिनारायण जी, आपको ही वोट डालते हैं कहकर नारा किए। हम सब आपको ही वोट डालकर आपको ही जिताएंगे, आपके ऊपर हमें विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तो जीतने के बाद मिलते हैं कहकर चला गया। चुनौती का दिन आ ही गया। सब लोग लाइन पर खड़ा होकर हरिनारायण को ही वोट डाले थे। हरिनारायण सर्वसम्मति से जीत गया। मुझे सर्वसम्मति से जितवाने के लिए मैं हमेशा आपको बहुत ऋणी हूँ। आपको सेवा करके मैं अपना वचन निभाता हूँ और आपका एहसान चुकाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कहकर उधर से खुश होकर चला गया था। किसान भी बहुत खुश हो गए थे। हरिनारायण उस गांव की फसल को संवर्धित पानी का व्यवस्था किया। उस साल उस गांव का खेत हरे भरे बन गए थे। किसान फसल कब हाथ में आएगा कहकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रकृति किसानों के ऊपर प्रतिशोध हो गया था। बड़ा सा तूफान आकर बाढ़ में पूरा गांव डूब गया था। सारे खेत पानी में डूब गए थे। गैर सरकारी संगठन वाले आकर और बहुत सारे नौजवान आकर उस गांव के लोगों को सहायता करने लगे थे। सरकार से कोई सहायता नहीं मिला था। बाढ़ कम हो गया और हरिनारायण उस गांव में आया और किसानों को परामर्श किया। क्यों भाई एमएलए साहब, आप तो हमारे सहायता करेंगे कहकर वचन दिए थे, लेकिन बाढ़ आया तो आप गायब हो गए थे। गैर सरकारी संगठन वाले नहीं आते तो हमारा हाल क्या होता था कहकर मुंह पर पूछा। तब हरिनारायण बहुत शर्मिंदा हो गया था। क्या सरकार से आपको कोई सहायता नहीं मिला? नहीं मिला, कम से कम पुलिस का सहायता भी नहीं मिला। कोई हमें बचाने के लिए नहीं आए थे। मैं अभी पुलिस को बुलाकर पूछता हूँ कहकर पुलिस को फोन किया और फोन में, हेलो पुलिस, आप जहां भी हो तुरंत रत्नपुर को आइए, जल्दी। तब पुलिस तुरंत एक जीप में आए थे। रतनपुर के लोगों को आप सहायता क्यों नहीं किए? सब रास्ते पानी में डूब गए थे, इसलिए हम नहीं आ पाए सर, इसलिए सहायता भी नहीं कर पाए। आपका पुलिस डिपार्टमेंट सबसे पहले रहकर सर्विस करने के लिए है ना, कारण बोलने के लिए नहीं। आपको सजा देना चाहिए। आपका पुलिस स्टेशन को पानी में बनाए तो कैसे मुसीबत होगा आपको पता चलना चाहिए। अगले दिन एक स्विमिंग पूल में एक इमारत बनाकर पुलिस स्टेशन को उधर लगवाया था हरिनारायण। बस तब से पुलिस उस पानी में से पुलिस स्टेशन को जाने के लिए और उस पानी में से बाहर आने के लिए बहुत मुसीबत झेलने लगे थे। तब गांव वाले उनको देखकर, इन पुलिस को तो अच्छा सजा दिया है हरिनारायण जी ने। तब पुलिस गांव वाले के पास आकर, सारे गांव वालों से हम माफी चाहते हैं, पानी में से स्टेशन को आने जाने में बहुत मुश्किल हो रहा है, कृपया करके हमको माफ करके एमएलए साहब से बात करके हमें इस सजा से मुक्ति दिला दीजिए कहकर प्रार्थना किया। तब सब लोग सोचकर हरिनारायण से बात किए। हरिनारायण भी सोचकर, पुलिस को माफ करता हूँ, लोगों को कौन सा भी आपत्ति आने पर आप पहले रहकर सहायता करेंगे कहकर प्रणाम कीजिए। आपके स्टेशन को स्विमिंग पूल से बाहर लेकर आता हूँ। अब से हम लोगों की समस्या को नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम अपने जान को भी परवाह नहीं करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे कहकर सब पुलिस लोग वादा किए। तब सब लोग खुश हो गए।